हेलो दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस जानकी क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था 16 महाजनपदों के बारे में और बताया था कि उन्हीं 16 महाजनपदों में आपस में वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई और एक महाशक्तिशाली महाजनपद का उत्कर्ष हुआ जिसे मगध के नाम से जानते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष पे बात करेंगे और मगध के उत्कर्ष को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहला जो भाग है आपका पूर्व मौर्य काल, क्योंकि मगध के उत्कर्ष से ही मौर्य का सृजन होता है, इसीलिए हम इस मगध के उत्कर्ष को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। दूसरा है मौर्य काल और तीसरा है मौर्योत्तर काल। अगर हम बात करें इन तीनों पीरियडों की कि पूर्व मौर्य काल में हम जिन टॉपिक को कवर करेंगे वह इस प्रकार हैं। पहला हर्यक वंश, हर्यक वंश। दूसरा शिशुनाग वंश। और तीसरा है नंद वंश। इसी पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत हम विदेशी आक्रमण को भी पढ़ेंगे। पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत 2 विदेशी आक्रमण हुए जिनके नाम हैं, पहला ईरानी आक्रमण, दूसरा है यूनानी आक्रमण। इतने टॉपिक को हमको पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत पढ़ना है। मौर्य काल के अंतर्गत सिर्फ मौर्य के बारे में पढ़ना है और मौर्योत्तर काल, जब मौर्य पीरियड समाप्ति पर था, उस समय हमें मौर्योत्तर काल को पढ़ना है। और इस मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हमारे पास जो टॉपिक है या फिर हमें जो टॉपिक कवर करने हैं वे हैं शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश। इसके अंतर्गत हमें कुछ विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ना है। जो कि पहला है हिंद यूनानी, पहला है हिंद यूनानी। दूसरा है सीथियन, इसे ही शक कहा जाता है। तीसरा है
पहलव और चौथा आपका है कुषाण वंश। ये तो एक ओवर व्यू था जो हमें मगध के उत्कर्ष के अंतर्गत पढ़ना है। और सबसे पहले हमें पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत हर्यक वंश की समाप्ति के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और इसी पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत कुछ या दो विदेशी आक्रमणों को पढ़ना है। एक ईरानी आक्रमण हुआ, दूसरा यूनानी आक्रमण। उसके बाद हम बात करेंगे मौर्य काल की, और मौर्य काल के समाप्ति के अंतर्गत, या बोल सकते हैं जब मौर्य वंश का समापन हो रहा था तो उसे ही मौर्योत्तर काल कहा गया। और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र, सातवाहन वंश, और कुछ विदेशी आक्रमण हुए जैसे हिंद यूनानी, सीथियन, शक, पहलव वंश और कुषाण वंश। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ओवरव्यू आपको माइंड में फीड कर लेना है या नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत हर्यक वंश की। जल्दी से नोट करिए। उसके बाद बात करते हैं हर्यक वंश की। चलिए, पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। किंतु उससे पहले महाभारत या पुराणों से हमें प्राप्त जानकारी से ये पता चला कि हर्यक वंश से पहले भी एक राजवंश था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। महाभारत या पुराणों से पता चला कि हर्यक वंश से पहले एक वंश था बृहद्रथ वंश जिसका संस्थापक स्वयं बृहद्रथ था। और इसकी स्रोतों की बात करें कि ये जानकारी कहाँ से मिली, तो महाभारत एवं पुराणों से इसकी जानकारी मिली। इसका पुत्र जो था, किसका पुत्र, अगर हम बात करें बृहद्रथ के पुत्र की, तो इसके पुत्र का नाम जरासंध था और इसके पिता का नाम वासुचैध था। और इसी वासुचैध ने गिरिब्रज नगर की स्थापना करवाई थी। यही गिरिब्रज आगे चलकर क्या बनेगा, हर्यक वंश बिंबिसार की राजधानी बनेगी।
अगर बात की जाए गिरिव्रज की, तो गिरिव्रज नगर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो वासुचैद को जाता है। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था रिपुंजय। ऐसा माना जाता है कि जो बृहद रथ वंश था उसके जो संस्थापक स्वयं बृहद्रथ थे, उनके पुत्र जरासंध, वो बहुत प्रतापी शासक था, बहुत बलवान था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार भीम के द्वारा इसकी हत्या कराई गई। वरना आज हर्यक वंश के शासनकाल में जरासंध का भी हाथ होता। बोल सकते हैं जरासंध हर्यक वंश के गद्दी पर बैठा होता, किंतु श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों के अनुसार भीम के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। और इस वंश का जो अंतिम शासक था रिपुंजय, एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक होने के कारण इसका मंत्री, जिसका नाम था पुलिक, उसी ने इस अयोग्यता का फायदा उठाया और इसकी हत्या करके अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा दिया। और इसी के पुत्र बिंबिसार ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे हम हर्यक वंश के नाम से जानते हैं। और इसी जानकारी के बाद हमें पता चला कि किस प्रकार हर्यक वंश का उत्थान हुआ और मगध के उत्कर्ष के अंतर्गत सबसे पहला जो राजवंश माना जाता है वो हर्यक वंश या बिंबिसार के नाम से जाना जाता है। इसको नोट करिए, क्योंकि ये घटना को सीधे तौर पर पढ़ने के लिए मैंने बता दिया कि हर्यक वंश का उत्थान किस प्रकार हुआ, नहीं तो डायरेक्ट मैं टॉपिक लेकर कवर कर सकता था। चलिए, इसको लिख लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं हर्यक वंश की, या पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत जो पहला राजवंश हुआ हर्यक वंश। हम बात कर रहे हैं पूर्व मौर्य काल की, और इस पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं हर्यक वंश। पूर्व मौर्य काल के अंतर्गत हम लोगों का जो प्रथम टॉपिक है वो है हर्यक वंश। जिसका समय निर्धारण 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहा। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो बिंबिसार आप सभी को पता होगा कि हर्यक वंश का जो संस्थापक हुआ बिंबिसार हुआ। बिंबिसार के बारे में इतिहासकारों ने कहा कि यह बहुत ही चालाक व्यक्ति था। इसने अपने साम्राज्य को या अपने राज्य विस्तार के लिए इसने कुछ युद्ध लड़े और ज़्यादातर विवाह करके या दूसरे राज्यों से अपना मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अगर हम बात करें कि बिंबिसार ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत इसने विवाह किए और कुछ युद्ध लड़े। इससे पहले हम बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी गिरिव्रज, जो कि अभी मैंने बता दिया कि वासुचैद जो कि बृहद्रथ के पिता थे, उन्हीं के द्वारा इस नगर की स्थापना कराई गई थी। उसके बाद बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन था।
गौतम बुद्ध के समकालीन था, मतलब कहने का ये गौतम बुद्ध इसके समय में थे। इसने अपने राज्य विस्तार के लिए जो अपना प्रथम विवाह किया था, इसका प्रथम विवाह जो हुआ वह लिच्छवी की राजकुमारी चेलना के साथ हुआ। लिच्छवी की राजकुमारी चेलना, जो कि बहन थी चेटक की। इसका दूसरा विवाह या द्वितीय विवाह कोसल देश की राजकुमारी कोसल देवी से हुआ, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। कोसल देश की अच्छा, पहले के लोग बहुत सही थे, 4 विवाह कर लेते थे और राज्य हड़प लेते थे, और आज के ज़माने में तो एक ही विवाह संभाला नहीं जाता इंसान से। कोसल देवी जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, और इसी विवाह के फलस्वरूप दहेज रूप में इनको काशी महाजनपद प्राप्त हुआ था। अभी मैंने बताया था कि काशी की राजधानी वाराणसी थी, और द्वितीय विवाह जब इन्होंने कोसल देश की राजकुमारी कोसला देवी से किया तो दहेज स्वरूप इनको काशी प्राप्त हुआ। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इनके तीसरे विवाह के बारे में बात करते हैं। इनका जो तीसरा विवाह हुआ वो क्षेमा, इनका तीसरा विवाह जो हुआ वो कुरु देश की राजकुमारी क्षेमा से हुआ, जो कि कुरु देश की राजकुमारी थी, और यही क्षेमा प्रथम शिष्या भी थी, गौतम बुद्ध की शिष्या भी थी, प्रथम नहीं थी। शिष्या भी थी। कहने का मतलब बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 विवाह किए और इन तीनों देशों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और इसी तरह से अपने राज्य का विस्तार किया। इसके अलावा मैंने कहा कुछ आक्रमण के दौरान भी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो आक्रमण की बात करें तो बिंबिसार के द्वारा अंग राज्य पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया गया था। अंग राज्य पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। इसके अलावा बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था
जीवक जब अवंती के राजा चंड प्रद्योत एक भयानक महामारी से जूझ रहे थे, जिसे पांडु या पीलिया रोग बताया गया। इतिहासकारों ने बताया उस समय जीवक ने जा करके चंड प्रद्योत की इस महामारी या बीमारी से उनको निजात दिलाया, जिसके कारण चंड प्रद्योत एवं बिंबिसार के अंतर्गत चंड प्रद्योत और बिंबिसार दोनों के मित्रता या मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। इतिहासकारों ने बताया कि जब बिंबिसार का राजवैद्य जीवक जाकर के चंड प्रद्योत की बीमारी को ठीक करता है, तब चंड प्रद्योत बहुत प्रसन्न होते हैं और बिंबिसार से मित्रता कर लेते हैं, जिसके कारण भी उसके साम्राज्य का विस्तार होता है और उसको आर्थिक मदद मिलती रहती है चंड प्रद्योत से। इसके अलावा अगर बिंबिसार की बात की जाए तो बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने की और स्वयं मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि इस वंश को पितृहंता वंश क्यों कहते हैं। 492 बीसी में ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर इसी के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई और स्वयं 492 ईस्वी में अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु मगध की राजगद्दी पर 492 ईसा पूर्व में बैठा और अपने कार्यों को आगे बढ़ाया। आज के लिए इतना ही। कल से हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में और उनसे सब्सक्राइब कराएं। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।